हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन फ्रॉम रांची। मैं आपको अपने चाचा चाची के जीवन की ऐसी बात बताऊंगा जिसमें उन्होंने मुझे उनकी कहानी नेट के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जो दंपति बेऔलाद होने की वजह से परेशान होते हैं, उनको हौसला मिले और वो खुशी से जिए। दोस्तों, मेरे चाचा जी का नाम रामबीर और चाची का नाम शशि था, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। दोनों की शादी हुई थी और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। चाचा एक बहुत ही मेहनती आदमी है। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और चाची का भरण पोषण करते थे। यथास्थिति दोनों मजे में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के सहयोगी होते। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब जैसा कि इस जीवन की परिपाटी है, कुछ सालों के बाद उनको औलाद की चाहत बसने लगती है, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो भगवान को बहुत मानते थे और उन पर भरोसा भी करते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें औलाद नहीं हुई। और दिन पर दिन बीतते रहे। दोनों एक दूसरे को समझाते रहे कि भगवान एक दिन उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। दोनों का सपना था कि ईश्वर चाहे उन्हें बेटा या बेटी दोनों में से कुछ भी दे दे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो रही थी और चाची की गोद सूनी रह जाती है। उनको परिवार और समाज से बांझ होने के ताने मिलने लगे। और तो और चाची के प्रति गांव में औरतों की टोली में भी कानाफूसी होने लगी, जिससे चाची दिन बर दिन उदास रहने लगती है और ऐसे अंधकार में खोने लगती है जहां निराशा के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो चाची अपने पति को दूसरी शादी के लिए कहने लगती है, परंतु चाचा ने चाची की कोई भी बात नहीं सुनी। उसने चाची से एक ही बात कही, मुझे यदि औलाद का सुख होगा तो मिलेगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्योंकि चाचा चाची को जी जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों के पास धन की तो कमी थी, परंतु दोनों के बीच प्यार और विश्वास की कमी नहीं थी। और दोनों इतने समर्थ नहीं थे कि वे शहर जाकर कोई आधुनिक इलाज कर सके, जैसे कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन है। उन दोनों का सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था और दोनों अपनी यथास्थिति के अनुसार मंदिरों में जाकर माथा टेकने लगे। और इस तरह से मन्नतों का दौर शुरू हो गया। और तो और वे दोनों बाबाओं के पास जाकर झाड़ा फूकी भी करवाने लगे थे। दोनों अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उन दोनों के अरमान पूरे नहीं हुए। इस तरह से समय और बीत गया। अब तो दोनों का भगवान पर से भरोसा डगमगाने लगा था। दोनों अपने इस आरज़ू के प्रति अब दूर हटने लगते थे और धीरे धीरे टूटने लगते हैं। चाचा और चाची को अब भी परिवार और समाज की तरफ से बांझ होने के ताने मिलते हैं। इस वजह से दोनों की सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती है। अब दोनों एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने लगते हैं, जिससे उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह, लगाव, विश्वास और अधिक हो गया था। और अब औलाद की चाहत दोनों के मन में एक किनारा पकड़ने लगी और ये इच्छा दोनों के मन में दब गई। समय बीतने के दौरान चाचा और चाची के रिश्तेदार एवं समाज भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है और अब चाचा और चाची का अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार और समाज के बीच बातचीत का दौर शुरू होने लगता है। इसी दौरान चाची और चाचा के मन एवं विचारों पर आकर्षक रूप से एक तथ्य पर प्रकाश डाला और दोनों को अपने सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण नजारा नजर आने लगा, जिस पर उन दोनों पति पत्नी ने गहन विचार किया। अब एक बात ने उनके मन तथा दिमाग में अधिक जगह बना ली, जिससे उनकी सोच की पूर्णता परिवर्तित हो गई। ऐसा क्या सोचा था उन्होंने? अब आगे उन्होंने अपने ही गांव और रिश्तेदारों के परिवार के बारे में एक शोध किया और निष्कर्ष पाया कि उन्हीं के गांव में श्यामलाल जी के परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। उसी तरह प्रेमलाल जी के 3 बच्चों में 1 बेटी और 2 बेटे थे। और खुद चाचा जी के मामा में भी परिवार में 2 बेटे थे और चाची के रिश्तेदार में भी उनकी मामा के 2 बेटियां थी। और उनके गांव में भी कुछ ऐसे परिवार थे जिनकी सिर्फ 1 बेटी और 1 बेटा था। इसी तरह से और भी परिवार थे जो कि औलाद से पूर्ण थे। किसी को 1, 2, 3, 4 बच्चे थे, परंतु उन सब परिवार में एक बात सामान्य थी। क्या वो सामान्य बात ये थी कि सभी परिवार के माता पिता अपने ही घर पर अकेले ही रह रहे थे।
कुछ परिवार ऐसे थे जिनमें औलाद के नाम पर सिर्फ बेटियां थी और वो भी शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी, और जिनके बेटे थे वो भी काम की तलाश में गांव से बाहर दूसरे शहर में रह रहे थे, और कुछ बेटे अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहे थे। कोई भी अपने माता पिता के साथ नहीं था, अर्थात वे सभी माता पिता वैसे ही रह रहे थे जैसे कि चाचा और चाची बिना औलाद के रह रहे थे। यही सब बातें उनके मन में इस तरह से घर कर गई कि दोनों के मन में औलाद की चाहत बिल्कुल शून्य हो गई। तब उन्होंने प्रण किया कि अब हमें औलाद की कोई हसरत नहीं, और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, और दोनों ही अपने परिवार और समाज में ऐसे माता पिता की सेवा में लग जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें उम्र के आखिर पड़ाव पर छोड़कर गांव से बाहर अपने परिवार के साथ अन्य शहर में बस जाते हैं। और अब चाचा और चाची भी औरों की तरह ही सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ पहले की तरह ही खुशनुमा प्यारे पल बिताने लगते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि नेटवर्क के माध्यम से उनके बारे में सब जान सकते हैं। उनके निवेदन पर मैं आपके बीच लाया हूँ ये कहानी। आई एम सुधीर फ्रॉम भोपाल। मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे दिल में दफन है। मैं भोपाल के एक बिजनेसमैन का बेटा था। मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान था। मेरे घर में पिताजी और मेरी माँ थी, इसलिए बचपन में बहुत प्यार मिलता था। मुझे पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। मैं लाडला तो जरूर था, लेकिन बिगड़ैल नहीं था। मैं पढ़ाई में अव्वल दर्जे का छात्र था, लेकिन थोड़ा अय्याश भी था। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स थी। मेरे पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व था। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं विदेश में ही जॉब करने लगा। मैं बहुत शातिर दिमाग का था। एक बार छुट्टी में घर आया तो पता चला कि मेरे पिताजी ने रिश्ता पक्का कर दिया। वैसे तो मैं लव मैरिज करना चाहता था, पर पिताजी चाहते थे कि मैं भारतीय लड़की से शादी करूं, और मैं अपने पिताजी की कभी कोई बात नहीं टालता था, इसलिए मैंने वो शादी कर ली। मेरी बीवी का नाम पूजा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। पूजा ने मुझसे जिद की कि अब मैं विदेश ना जाकर यहीं अपना बिजनेस संभालूं। पिताजी ने भी यही बोला, तो मैं रुक गया। मैंने भोपाल में ही अपना काम संभाल लिया और पूजा भी मेरे साथ काम करने लगी। शादी के 4 साल बाद तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। इधर पिताजी बीमार रहने लगे थे। इसी बीच मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मुझे बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं था। मैं और पूजा काम नहीं संभाल पा रहे थे। हम लगातार घाटे में जा रहे थे। उधर माँ की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर हमने फैसला किया कि काम पर सिर्फ मैं जाऊंगा और घर पर पूजा माँ की देखभाल करेगी। पूजा ने मेरी बात मान ली और वो घर पर माँ की देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उन पर इतना सारा पैसा खर्चा हुआ, पर फिर भी वो बच नहीं पाई। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं बहुत परेशान था। फिर एक दिन हमारे घर बाय पोस्ट कुछ टेंडर के कागज आए। उनसे पता चला कि मेरी शादी से पहले पिताजी ने कोई टेंडर लिया हुआ था जिसकी 2 करोड़ की पेमेंट रुकी हुई थी। ये जानकर हम बहुत खुश हुए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसा मिल नहीं पा रहा था। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। खाने तक की दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर भी बेचना पड़ेगा, लेकिन बेइज्जती का डर सता रहा था। करते तो क्या करते। मैंने वापस विदेश जाने की सोचा, लेकिन बिना पैसों के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया कि जिस अफसर की वजह से पेमेंट रुकी हुई है, तुम उनसे जाकर मिलो, वो जरूर कुछ बताएंगे। तो मैं वहां पहुंच गया और उन साहब से मिला। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कानूनी काम बताए और उसके बाद मैं अपने काम पर लग गया। मैंने सारे कानूनी काम खत्म किए, सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर दिए। 2 दिन बाद पैसा अकाउंट में आने ही वाला था कि उन साहब की पोस्टिंग हो गई। अब फिर मुसीबतें बढ़ गई थी। फिर 1 सप्ताह बाद ऑफिस में एक नए साहब दिखे। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, लेकिन मैं तो अपने काम के लिए बहुत परेशान था और कैसे भी करके मुझे तो अपना काम पूरा करवाना ही था। फिर मुझे किसी ने बताया कि साहब बहुत अय्याश आदमी है और वो जिसका भी काम करते हैं उसकी पत्नी के साथ एक रात बिताते हैं, होटल में या उसके घर में। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन था तो मैं भी शातिर आदमी और मैंने हाँ बोल दिया। फिर 1 महीने के अंदर ही सब काम हो गया और पैसा भी मिल गया। मैं आज बहुत खुश था और अपनी बीवी के लिए 10 लाख वाला उसकी पसंद का हार लिया और पहुंच गया घर। मेरी बीवी मुझे देखकर थोड़ी सी घबराई और फिर मैंने पूजा से बोला कि आंखें बंद करो, और मैंने उसको वो हार पहना दिया।
पूजा आज बहुत खुश थी। पूजा ने मुझसे पूछा कि ये हार कहाँ से लिया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि आज पिताजी वाले टेंडर की पेमेंट मिल चुकी है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली कि तुमने साहब को खुश कैसे किया। तो मैंने बोला छोड़ो ना यार, ये कहानी बहुत लंबी है। लेकिन उसने जिद की तो मैंने बता दिया कि मैंने साहब के लिए एस्कॉर्ट भेज दी। पूजा बोली कि यदि कभी साहब को यह बात पता चल गई तो मैंने कहा कि चलने दो, अब तो हमारा काम भी पूरा हो गया। पूजा बोली कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगी। मैंने बोला कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। फिर मैंने पूजा से तैयार होने को बोला। आज हम लोग डिस्को जा रहे थे और डिनर भी बाहर करने वाले थे। वो तैयार होने चली गई और मैं विस्की लेने चला गया। तभी मेरे घर की बेल बजी। मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वही सर खड़े थे। मैं हल्का सा नशे में था और उन्हें अंदर आने के लिए कह दिया। मैंने एक पैग बनाया और उनको दिया। वो पैग लेते हुए बोले, यार तुम्हारी बीवी ने तो मुझे खुश कर दिया, मैं उसके लिए एक तोहफा लाया हूँ, जरा उसे बुलाना तो, वो बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा, सर आप जिससे मिले थे वो मेरी बीवी नहीं, एस्कॉर्ट थी जिसे मैंने पैसे देकर भेजा था। तो साहब बोले कि तुम खुद को बहुत शातिर समझते हो, तो मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ बेटा। मैंने भी होटल के मैनेजर के जरिए तुम्हारी ही बीवी को कंपनी से बुक करवाया था। तुमने तो 2 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, पर मैं तो मुफ्त में मजे ले गया। जानते हो वो होटल का मालिक मैं ही हूँ। और तब तक पूजा भी बाहर आ चुकी थी और वो साहब को देखते ही हैरान हो गई। साहब ने पूजा को देखा तो उसको तोहफा थमा दिया और वो चले गए। मुझे अपने आप पर शर्म भी आ रही थी और पूजा पर गुस्सा भी। पूजा मेरे सामने रोने लगी और बोली कि मैं क्या करती, हम लोग रोड पर आने वाले थे। रोड पर शो करने से अच्छा मैंने कमरे के अंदर करना सही समझा। मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैं भी क्या कर सकता था। मैंने पूजा को माफ कर दिया और हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। और उसके बाद आज तक हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?